अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर वडानी। नाजरीन, जेल के बाद आज शेर अफगन बुज़दार साहब हमारे मेहमान हो गए स्टूडियो में। शेर अफगन बुज़दार से ये पूछेंगे कि शेर अफगन बुज़दार को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। शेर अफगन बुज़दार जो कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, डेरा गाज़ी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, और बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के घर के करीब इनका घर है। ये भी बुज़दार ट्राइब से ही हैं, ये भी सरदार ट्राइब से हैं। तो शेर अफगन बुज़दार ने जो रिपोर्टिंग की है, डेरा गाज़ी खान में गरीब आवाम की आवाज़ बने हैं, जिसकी पादाश में शेर अफगन बुज़दार को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है इंतज़ामिया ने मिलकर। बाकी ये चीज़ें तो एक महज बहाना था कि प्रेस क्लब में क्या हो रहा है। हमेशा इस तरह से होता है, जब प्रेस क्लब में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में ग्रुपिंग भी होती है, कुछ लोग बाइकाट पे भी जाते हैं, उसके बाद मामला ठीक हो जाते हैं। मगर साबिक डीपीओ डेरा गाज़ी खान अख्तर फ़ारूक ने जिस तरह से इस ग्रुपिंग से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और शेर अफगन बुज़दार को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, उसकी महज वजह ये थी कि शेर अफगन बुज़दार ने जेली पुलिस मुकाबलों पे प्रोग्राम किए हैं। शेर अफगन बुज़दार वहाँ तक पहुँचते रहे हैं जहाँ तक आज तक मीडिया नहीं पहुँचा। शेर अफगन बुज़दार ने रिपोर्टिंग की है डेरा गाज़ी खान में। शेर अफगन बुज़दार जो है ना, ये कंट्रोल रिपोर्टिंग के ख्याल नहीं है, कंट्रोल सहाफ़त चाहते थे साबिक डीपीओ डेरा गाज़ी खान, जिस वजह से शेर अफगन बुज़दार पर एफ़आईआर भी की, इनके 2 साथियों पर और भी एफ़आईआर की, एक साथी को इसके साथ हथकड़ी लगाकर पाबंद भी किया गया और जेल भेज दिया गया। आज शेर अफगन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई। वालेकुम सलाम। शेर अफगन बुज़दार साहब, अच्छी रिपोर्टिंग का यही नतीजा है डेरा गाज़ी खान में जो आपको मिला? ये डेरा गाज़ी खान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही सब चल रहा है कि जहाँ जहाँ हक़ और सच की आवाज़ बुलंद होती है तो उसकी राह में जो रुकावटें हैं वो हायल होती रहेंगी। क्योंकि आपको पता तो है, हमने बड़े बड़े माफियाज़ पे भी हाथ डाला है, हमने उनके ख़िलाफ़ ख़बरें चलाई हैं, और उसके अलावा जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम रोज़ाना ख़बरें चलाती हैं। और दूसरी बात यह, जो यहाँ पर जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, जो क्रिमिनल से क्राइम करवाते हैं, मैं पुलिस की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनको भी हमने बेनकाब किया है। तो यही बातें तो हैं, वो डीपीओ अख्तर फ़ारूक को नागवार गुजरी थी। आपको भी याद होगा, एक दफ़ा हम भारती से आ रहे थे तो इन्होंने ख़ुद कॉल करके बुलाया था कि चाय पीने आ जाओ। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो उस वक़्त भी उन्होंने यही गिला दिया था कि तुम जो हो जेली पुलिस मुकाबले जो मेरे हो रहे हैं उनकी राह में सबसे बड़े रुकावट हो। मैंने हाफ़ फ्राई का जो यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था, आपको पता होना चाहिए कि डेरा गाज़ी खान में मौजूदा डीपीओ अख्तर फ़ारूक के दौर में सबसे ज़्यादा झूठे पुलिस मुकाबले हुए, फेक पुलिस इनकाउंटर्स हुए। उन सब के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ बुलंद की। आपको पता है, यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो यहाँ पर थाना सिविल लाइन के एरिया से होती है। जो एक मुलजिम है पकड़ा जाता है, उसको जाकर पटड़ियों के साथ जाकर उसके घुटने पे फायर लगा दी जाती है। आप पूछें जाएं उनसे, वो जेल में है, वो इस वक्त भी ज़ख्मी हालत में है वो बंदा, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कोट छुट्टा के एरिए में एक जेली पुलिस मुकाबला होता है। वहाँ पर बाकिर एक डुमरा था लड़का, उसको मार दिया जाता है। उसका नाम शायद मुझे अब याद नहीं आ रहा, शायद डुमरा। उसको, उनके वालिद को एक साथ उठाया गया था घर से, दोनों को एक साथ रखा गया। उसके बाद उस बच्चे को उसके वालिद से अलग किया गया। उसके वालिद को उस वक़्त तक हवालात में रखा गया जब उनकी जो तबीयत है, उनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो उनको बताया गया कि जाओ, तुम्हारा जो बेटा है वो निश्तर अस्पताल में पड़ा हुआ है। अच्छा, उस बच्चे के ऊपर मुकदमात कितने थे? एक बकरी चोरी का मुकदमा था, वीज़ा उनका लगा हुआ था। आप भी जानते हैं, आप भी वहाँ पर मेरे साथ थे रिपोर्टिंग के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर थाना सदर के एरिए में आप आएँ। थाना सदर के एरिए में जो गुजोजी पुल है एक, वहाँ पर तो आए रोज़ वहाँ पर जेली मुकाबले होते हैं। एक शख्स को घुटने पर फायर लगा दी जाती है, दूसरे को मार दिया जाता है। और इसके बाद थाना द्रामा के इलाके में एक पुलिस मुकाबला होता है। उस मुकाबले को मुकाबला करके भी शो नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि जेली मुकाबले हो रहे हैं, जेली मुकाबले हो रहे हैं, उस शख्स को पकड़ा जाता है। उस शख्स को पकड़े जाने के बाद वहाँ पर हमारे सोर्सेज जो थे वो थाने में उस वक़्त मौजूद थे। उस शख्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा था, वायरलेस चल रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ का रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, वो जल्दी से इकट्ठा करो। उसके अगले दिन बाद उस शख्स का मर्डर होता है, नामालूम शख्स उसे मार जाते हैं थाना चौक कुरैशी की हदूद में। वो भी
ये मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो पुलिस मुकाबले, ये साबिक डीपीओ डेरा गाजी खान जो अख्तर फारूक का ये जो हाफ फ्राई वाला फार्मूला था, ये कुछ ज़्यादा देखने में आ रहा था। चूँकि जिंदानी फैमिली से जो 2 बंदे अली और हैदर को मारा था उसने, जो असद सरफराज थे, उसका फिर ट्रांसफ़र हो गया था। ये बिल्कुल बाद में अख्तर फारूक जब से आए तो उन्होंने इसी फार्मूले पे काम किया। क्या ये क्राइम को कंट्रोल करने का यही तरीका था? इसको यही फार्मूला नज़र आया कि इससे क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? सर देखें, असद सरफराज जो था उनसे यही एक ही गलती हुई थी जी। अब्दुल्ला और हैदर को जी। पुलिस ने पकड़कर मारा था और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चला जाता है, खुड्डे लाइन लग जाता है। उससे पहले उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी वैसी गलती नहीं की थी। वो शख्स जो था असद सरफराज, वो पुलिस के अंदर जो है एक एहतसाब का भी कायल था, वो पुलिस वालों को सज़ाएं भी दे चुका था। लेकिन ये जो था, ये फुल जो पुलिस एहलकार कोई भी जिन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, वो कुछ भी करते थे। उनको मुझे कोई एक बताएं जिसको इन्होंने सज़ा दी हो, कोई किसी एक को भी नहीं दी। लास्ट टाइम जो 2 मुकाबले होते हैं थाना काला के हदूद में, हसनैन और उसके साथ एक और लड़का जिनका हाफ फ्राई किया जाता है, जिनके घुटनों पर फैल लगा दी जाती है। आप उन बच्चों की खुशकिस्मती समझें, क्योंकि जो झूठ होता है वो ज़्यादा देर तक वो देरपा नहीं होता, उसको एक दिन बेनकाब होना पड़ता है। उन बच्चों की एक तस्वीर थाना CIA स्टाफ के अंदर से वायरल होती है। दोनों बच्चे ठीक हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, से आपस में कनेक्शन भी नहीं था, आपस में कनेक्शन भी नहीं था। ये जो 2 हसनैन के साथ एक लड़का पकड़ा जाता है, इन दोनों की जो तस्वीर है, दोनों आपस में कज़न्स हैं। इनमें एक को थाना तौसा सदर के दूध में ले जाया जाता है और हसनैन को बताया जाता है कि हम इसको भी मारने के लिए ले जा रहे हैं। असल में वो हसनैन से कुछ उगलवाना चाहते थे, उसको डरा रहे थे कि देखो हम तुम्हें हाफ फ्राई कर रहे हैं, इसको तुम्हारे हम कज़न को मार देंगे। उसके बाद इन दोनों की जो तस्वीर वायरल हुई तो उस वक़्त तक तो ये उनके घुटनों को फारे कर चुके थे और ये बच्चे जो है दोनों हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। उसके अगले दिन खबर आती है कि जो हसनैन का साथी है, जिसका साथ उनकी तस्वीर है, वो थाना तौसा सदर के हदूद में पाया जाता है। उसके ऊपर कोई 9C की FIR डाल दी जाती है। इस सब पर हमने आवाज़ उठाई, वो शायद इस DPO को नागवार गुजरी, जिस पर IG पंजाब ने नोटिस भी लिया था। IG पंजाब के नोटिस के बाद DIG डेरा गाजी खान को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का कहा गया था, जिसमें उस रिपोर्ट में जो हमारी इतलात हैं वो ये साबित हुआ था, जो इंक्वायरी ऑफिसर था उन्होंने ये लिख दिया था कि ये दोनों बच्चे जो थे, इनको पकड़ने के बाद, हिरासत में रखने के बाद पुलिस एहलकारों ने गोली मार दी। आपको पता है कि पुलिस के जो अक्सर प्रेस रिलीज़ होते हैं उनमें एक जुमला जो है वो हमेशा मशकूक होता है, वो ये होता है कि अपने ही साथियों के फायरिंग से ज़ख्मी हुआ। ये जो 6 मुकाबले हुए हैं, जिन 6 शख्स के घुटनों पर फायर लगी है, अजीब इत्तेफाक नहीं है, जो साथी फायरिंग करते हैं घुटने पे लगता है, वो घुटनों पे लगते हैं। सही। तो ये चीज़ें हमने बेनकाब की हैं, ये उनको नागवार गुजरी हैं, तो जिसका जो है ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। भाई एक और मसला भी था, ये जो DPO डेरा गाजी खान आए थे ना, अख्तर फारूक, चूँकि पुलिस रिकवरियाँ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि इनके जो हमारी इतलात, इनके गैंग थे आपस में जो इंटरलिंक थे चोरों के साथ, डकैतों के साथ। अब से इन्होंने जो है ना अपनी फेस सेविंग कर लिए, नाजायज़ लोगों को पकड़ना शुरू किया। अब जितने भी ये 6 ज़ेर हिरासत आप बता रहे हैं जो हाफ फ्राई के केसेस आए, सब में इन लोगों से पैसे मांगे गए कि हमने रिकवरियाँ देनी है, वो पैसे नहीं पे कर सके, जिस वजह से उन्हें ये अजीब तरीका नहीं था रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप भारी भारी रिकवरियाँ, कभी 12 मोटरसाइकिल, कभी 14, तो मतलब ये चीज़ें उन्हें नागवार गुजरी हैं। इनको ये चीज़ें भी नागवार गुजरी हैं। इससे पहले आपको याद हो कि उन्होंने लादी गैंग के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया है। ये रोज़ाना जाकर ड्रामे करते थे जी कि हम लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के अकाउंट से लाखों नहीं करोड़ों रुपए निकलवाए गए लादी गैंग के नाम पर। और लादी गैंग के नाम पर ये हमेशा से गैंगस्टर ख़ुद बनाते हैं, उनके नाम से फिर ये पैसे हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ये गैंग यहाँ पर इतना बड़ा ख़तरनाक गैंग है, इनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है। ये लोग मुश्किल जो जगह हैं, जो
पहाड़ में जैसे कच्चे के इलाके हैं या उन जगहों पर रहते हैं, हार्ड एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर जो ऑपरेशन करना है वो नामुमकिन भी है, पैसा भी बड़ा खर्च होना है। तो ये लोग वहाँ पर जाके ड्रामे करते थे और वहाँ पर जब जाते थे, ये वहाँ पर ऑपरेशन करते थे। इनके जो सीरियसनेस का जो एक मिसाल है वो ये है कि आपने देखा होगा कि DPO साहब ऐसे सेल्फी बना रहा है, जी, उसके बिल्कुल। पीछे बुगटी जो है वो खड़ा है। ये वहाँ पर ये करने जाते थे। तो लादी गैंग का हमने इंटरव्यू किया था। जी जी इनको ये एतराज़ था मुझ पर कि मैंने इनको एक्सपोज क्यों किया लादी गैंग के हवाले से, क्योंकि लादी गैंग के पास जो असला था वो सरकारी था। जी जी उनके पास जो गोलियां थी वो सरकारी थी। उनका ये कहना था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप ये बताएं कि आप लोग जो मोटरसाइकिल डकैती करते हैं, आप लोग जा तो नहीं सकते पहाड़ के उस साइड, आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है ना, आप लोग तौसा शरीफ जाते हैं, तो मोटरसाइकिलें जो आप लोग डकैती करते हैं वो जाती कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा था कि पुलिस एहलकार जो है SHOs, पुलिस अपने एहलकार भेजते हैं हमारे पास, वो पैसे देते हैं, हम उनको मोटरसाइकिल वापस करते हैं। तो ये लोगों से भोंगा लेकर ये मोटरसाइकिलें वापस करते थे, जिनकी ये रिकवरी भी नहीं शो करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी कोई रिकवरी नहीं होती थी। ये भोंगे भी खुद लेते थे। वहाँ पर इनका जो सीमेंट फैक्ट्री में चौकी इंचार्ज है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद उनने एक पगड़ी वाली बात की थी कि जब मुकाबले होते हैं तो यहाँ पर एक SHO जो है वो इशारे करता है कि मैं पगड़ी पहन के आऊँगा, मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी जितने भी हैं आप इनको मार दो सिपाहियों को। तो ये सब चीज़ें जो है इनको नागवार गुजरी हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये बात की थी कि जितने भी SHOs आते हैं वो कहते हैं हमारे एरियाज़ में डकैती ना करो, दूसरी जगह में जाकर डकैती करो, हमें भी हमारा हिस्सा दो। ये कोट मुबारक के जो कोट मुबारक में जो SHO आते हैं या सदर दीन में जो आते हैं वो इनको अपने अपने इलाकों में रोकते हैं। तो ये मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो पुलिस है ये डकैत पैदा करते हैं, ये लोगों को खुद बगावत की करने पर उकसाते भी हैं। अच्छा शेरफ बिन, ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पंजाब पुलिस ने हार्ड एरिया डिक्लेयर करती है कि वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, एक इंकशाफ ये भी हुआ था इंटरव्यू में कि लादी गैंग को ये जो असला प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं? ये जो सारा असला था ये पुलिस का था, ये मतलब सरकारी असला था और उनके पास था। जब आप किसी को किसी एरिया हार्ड एरिया को डिवेपनाइज करने की बजाय आप उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, तो उनका क्या कहना था लादी गैंग का कि असला कहाँ से मिलता है? मैंने आपको एक बात की है कि उनके पास जो असला था वो सरकारी था। उन पर इनका जो आर्डिनेंस है हुकूमत पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान वाह फैक्ट्री है या जो भी है आर्डिनेंस फैक्ट्री है POF, उनके मोहर लगे हुए थे। वो ख़ुद इनको ये लोग असला फराहम करने के लिए उन तक इनकी रसाई होती है। मोटरसाइकिल अगर इनको भोंगे पर वापस करना हो या वापस लेना हो तो उस वक्त तक इनकी रसाई होती है। जब उनसे डकैती करवानी हो उस वक्त इनकी रसाई होती है। तो मैंने भी DPO से एक सवाल किया था। मैंने कहा था कि चलो ठीक है, ये लोग गैंगस्टर हैं, इनके ऊपर दर्जनों FIRs हैं। वो ख़ुद कह रहे हैं कि जब आप लोग हम पर ज़मीन तंग करेंगे, आप हमें रोज़गार नहीं करने देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मिट्टी तो नहीं खाएंगे, इंसान है, हम लोगों ने कुछ खाना है, हम डकैती करते हैं। वो लोग तस्लीम कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने इतने मर्डर किए हैं। वो मर्डर कौन थे? वो पुलिस के मुखबर थे जो हमें मारने के लिए आए थे, हम उनको मारा था। लेकिन ये भी तो जुल्म है ना कि अगर एक डकैत बन रहा है, जो लड़का 7वीं क्लास का तालिब इल्म था जो इस वक्त गैंग को चला रहा है, आजकल ज़ख्मी भी है, शबीर लादी, अगर उसके बाप को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है जी जी, तो उसकी FIR किस पर होती है? उसी बेटे पर हो जाती है, बेटे पर होती है। और दूसरा, उस FIR में एक ऐसा शख्स नामजद है जो कई सालों से दुबई में बैठा हुआ है। ये उजलत करते हैं, ये FIRs करने में सोचते नहीं, क्योंकि अंधेर नगरी जिस तरह से आप पर FIR की गई, हाँ। इसमें भी तो अच्छा, एक और बात है, मजीद लादी जिसके सर की कीमत 20 लाख रुपए थी जी, वो जिंदानी कबाइल के साथ उनकी दुश्मनी है। वहाँ पर फायरिंग के नतीजे में, मुकाबले के नतीजे में वो ज़ख्मी होता है और उसके बाद वो बंदा मर जाता है, हलाक हो जाता है। तो फिर जो है पुलिस उसका क्रेडिट लेने के लिए 20 लाख लेने के चक्कर में उसका क्रेडिट अपने क्रेडिट खाते में डालना चाहती थी। तो हमने वो चीज़ बेनकाब किया है। हमने कहा नहीं, ये बंदा जो ज़ख्मी हुआ था ये फ़लाँ डेट को जिंदानी कबाइल के साथ मुकाबले में ज़ख्मी हुआ था, क्योंकि उस दिन तो इनकी पुलिस यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी को कवरेज देने में मसरूफ़ थी, सब सॉरी इधर सिक्योरिटी दे रहे थे जी। तो ये सब कुछ यहाँ पर होता रहा।
तो इन्होंने वो 20 लाख लेने के चक्कर में अपने आप को कि हमने एक गैंगस्टर बड़े गैंग को चलाने वाला जो उनका जो बड़ा सरबराह था उसको मार दिया है, जो 20 लाख जो हमें मिलेंगे। लेकिन 20 लाख पता नहीं गवर्नमेंट इनको दे ना दे, लेकिन हमने उस चीज़ को बेनकाब किया है कि वो शख्स किस तरह मारा गया है, उसको मारने वाले कौन थे। तो जाहिर है हम लोग जब चीखेंगे, हम लोग इस तरह इनको बेनकाब करते रहेंगे, तो ये डीपीओ होते हुए इस शख्स ने कभी ज़रूरत नहीं की कि ये सब कुछ कर सका। इन्होंने जाते जाते ये सब कुछ किया। अच्छा शरीफगन भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब आप पर एफआईआर हुई, आपको कैद किया गया, आपको बुलवा के हथकड़ी लगाई गई, तो फिर पुलिस की जानिब से क्या डिमांड थी? क्या आपको कहते रहे कि आपको क्या करना चाहिए, किस हवाले से फिर आपको रिहा करेंगे? अच्छा, मुझसे ना 2-3 बातें कहते रहे। एक ये कहते रहे कि तुम जो हो ना, तुमने लादी गैंग का इंटरव्यू क्यों किया? सही। तुम अख्तर फारूक से माफ़ी मांगो, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ ख़बरें न चलाओ। मुझे नहीं मालूम कि ये बात इन्होंने अपनी तरफ से कहा है या इनको कहा गया। ये बात उनके जो मुतालबात थे उनमें शामिल थे। ये रात के 12 और 2 बजे तक ये बातें होती रहीं। मैंने कहा ना कभी माफ़ी मांगूंगा, ना ख़बरें चलाने से बाज आऊँगा। तुम लोगों ने जो दहशतगर्दी की एफआईआर करनी है कर लो। सही। ये जो जेल हैं, हवालात हैं, ये हमेशा सच कहने वालों के लिए बने हैं और मर्दों के लिए बने हुए हैं। अगर मैं इनसे माफ़ी मांगता, शायद इन्होंने, आपको पता है, एक और बात बता दूं, ये हमको गिरफ़्तार करते हैं शाम के 5 बजे। ये हमारी बंदी किस वक्त डालते हैं? उसके अगले दिन डालते हैं। यानी कि हम उनके रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ़्तार नहीं थे इतने टाइम तक। सही। क्योंकि ये हमें बार बार कह रहे थे माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। तो जब हमने इनकार किया तो फिर ये जज को गुजारिशात करते रहे, अप्रोच करते रहे कि इनको अब सबक सिखाना, इनको जेल भेजना। मतलब आप डट गए कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, आपने खबरें भी चलानी है? सर, जब आप सच पे हों, जब आप हक पे हों, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर किस बात की माफ़ी? तो यही चीज़ हमने नहीं की। बाकी ये है कि इनमें जो किरदार थे एफआईआर करवाने में, या जो अख्तर फारूक के पीछे जो किरदार थे, जो कह रहे थे कि शरीफगन के साथ अच्छा हुआ है, इसको जेल की जो हवा है वो चखनी चाहिए, उनके लिए मैं ये उनको मेरा ये पैगाम है कि मैं ना तो ख़बरें चलाने से बाज आऊँगा, ना तो तुम लोगों को जिस तरह मैंने माजी में बेनकाब किया है उसी तरह बेनकाब भी करता रहूँगा। लेकिन तुम डरो उस वक़्त से जब तुम लोग जेलों में होंगे और हम लोग जेल के बाहर आपके लिए आपकी कवरेज वहाँ पर कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शरीफगन भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, ये थे शरीफगन बुज़दार साहब जिन्होंने आज हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह मज़ीद इंकशाफात भी होती रहेंगी। अगला इंटरव्यू भी शरीफगन का ज़रूर शाये होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।